यानी परमानेंट टिश्यू के अंदर तीनों जगह पर अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने इस रूट्स को क्या किया है, मैग्नीफाई किया है और इस तरह से स्ट्रक्चर में बनाया। ये मान के चलो जो ऊपर वाली लेयर है इसे एपिडर्मिस टिश्यू कहते हैं, एपिडर्मिल। इसका फंक्शन क्या होता था कि प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम एक्सटर्नल माइक्रोब्स, या मान लो कोई जर्म्स या कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब इनर पार्ट्स हैं। रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर भी क्या नाम है, इससे कम होता है क्योंकि स्टोमेटा यहीं प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू के अंदर। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि जैसे ये वाला टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। अब ये फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स। अच्छा एक और ध्यान रखना, जैसे जाइलम का मैंने क्या बताया था तुम्हें, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन वाटर की जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है ना वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि वाटर रूट से जाएगा और रूट से जा कर के आगे तक, सीधा आगे तक पहुंचेगा और वो कहाँ तक जाएगा कि जैसे मान लो ये लीव्स है, ये लीव्स है, ठीक है, या कहीं तक आगे तक ही क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ये लीव्स है तो रूट से लेकर के ऊपर तक जाएगा, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्रॉम रूट टू द शूट। समझ रहे हो। लेकिन जो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, अब जैसे ये आपका कौन सा है, जाइलम टिश्यू है, और ये जो है ये आपका ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू मतलब जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया था ना, जिसमें पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेन्काइमा था, वो कहीं न कहीं पे इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जाइलम टिश्यू का यूनिडायरेक्शनल होता है, कहाँ से, रूट से लेके लीव्स के बीच। फ्लोएम टिश्यू का जो मटेरियल फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि वो फूड कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली फूड तो कहाँ पे स्टोर है, लीव्स के अंदर स्टोर है ना। अब लीव्स से कहाँ तक पहुँचेगा, वो रूट्स तक पहुँचेगा वो। समझ रहे हो। अब क्या होता है कि धीरे धीरे फूड जब लीव्स से रूट्स में पहुंच जाता है तो रूट्स के अंदर भी क्या होता है, रिजर्व फूड हो जाता है। तो जब भी प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो फिर रूट से निकल करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ क्या होता है, पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जैसे शुगर केन होता है, शकरकंदी कहते हैं, स्वीट पोटैटो होता है, ये सब क्या होते हैं, ये फूड स्टोर होता है, ये फ्यूचर फूड होता है जो प्लांट को कब ज़रूरत पड़ती है, जब उसको ज़रूरत होती है। मतलब जब उसको फूड कहीं से नहीं मिलता तो फिर इस फूड को क्या करती है, वो यूटिलाइज़ करती है वो। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि फूड रूट्स में भी आ सकता है और रूट से ऊपर भी जा सकता है। इसका मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया वो बाई डायरेक्शनल हो गया, दोनों तरफ हो गया, यानी नीचे से ऊपर भी और ऊपर से। इसलिए फ्लोएम के अंदर जो किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ये एक ही डायरेक्शन में होगा, यहाँ से लेके यहाँ। लेकिन फ्लोएम का फूड का लीव से रूट्स में भी होता है, रूट से लीव में भी होता है। ठीक है। हाँ, और एक और बात, जैसे मैंने बताया था जाइलम के अंदर क्या होता है कि 3 पार्ट डेड थे। कौन कौन से, ट्रेचीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। ठीक है ना। दूसरे केस में जो फ्लोएम टिश्यू था इसके अंदर 3 पार्ट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कौन कौन से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा फ्लोएम शीव ट्यूब, शीव प्लेट भी कहते हैं, शीव ट्यूब भी कहते हैं।
कॉम्पेनियन सेल, और एक होता है फ्लोएम फाइबर। तो जो फ्लोएम फाइबर है ये आपका डेड है, बाकी तीनों क्या है, ये लिविंग है। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम, जैसे ये हमने डाइसेक्शनल प्लांट बनाया, इसी तरह से अगर हम इसको भी क्या नाम है काट दें यहाँ पर, तो उसका भी कुछ इसी तरह से डायग्राम बन के आता है इस तरह से। मेरे ख्याल में ये बना होगा ना, आप देख सकते हो उसके अंदर क्या नाम है ये, इसमें क्या उसमें एनसीईआरटी में एक बार निकाल लो एनसीईआरटी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आपका क्या है, इसमें ये एपिडर्मिस सेल है, ये ऊपर वाली जो लेयर है। ठीक है। और दूसरा ये जो अंदर ग्रेन्यूल्स टाइप का बता रखा है, ये जैसे हम इस तरह का कुछ टिश्यू बना देते हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे टिश्यू बना देते हैं। तो ये आपका अगर फ्लोएम है, जाइलम है, तो ये आपका क्या होगा, इसमें फ्लोएम होगा, और ये आपका क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू होगा। ऐसे ही स्टेम का भी बना हुआ डायग्राम इस तरीके का। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं में पहचानने के लिए आना चाहिए, या मान लो क्या नाम आपको उसकी लेवलिंग करने के आना चाहिए, कहीं ना कहीं आ सकता है। खासकर लेवलिंग का तो आ ही सकता है अगर बाई चांस बनाने के लिए नहीं आया। तो ये पहले जो डायग्राम थे वो अलग तरीके थे, अब क्या डायग्राम थोड़ा अलग तरीके के हो गए हैं। तो डायग्राम आपको यही करने हैं जो इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं ये वाले। ठीक है। आप डेफिनेशन हो गया, वैसी चीज़ हो गई तो अलग देख सकते हो। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट्स थे प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन द 3 टिश्यू ग्रुप में। एक डर्मल टिश्यू होता है, डर्मल का मतलब एपिडर्मिल, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे डर्मल टिश्यू कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा क्या था, ग्राउंड टिश्यू था। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ये मेन बॉडी पार्ट का टिश्यू होता है बिटवीन द कंडक्टिव टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। जैसे कंडक्टिव टिश्यू ये वाला है, डर्मल टिश्यू ये वाला है, तो इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये जो पार्ट है ये तो कंडक्टिंग टिश्यू हो गया अंदर वाला, ये डर्मल टिश्यू हो गया बाहर वाला। तो जो बीच वाला पार्ट ये क्या हो गया आपका, ग्राउंड टिश्यू, जो मेन टिश्यू होता है, जो प्लांट को पूरे हार्डनेस प्रोवाइड करता है। प्लांट के उसको क्या नाम है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलोनिकाइमा, स्केलेनिकाइमा, डेड, लिविंग, सब कुछ यहाँ पे स्टैंड होने में भी हेल्प करता है। ये सारा कुछ किसके अंदर होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है इसके अंदर। और वेस्कुलर टिश्यू तो पता ही है, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंडक्टिव टिश्यू में क्या होता है, दो टिश्यू आपके क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम है। अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोएम टिश्यू एंड क्या नाम है जाइलम टिश्यू, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो इसके। मैंने बुकलेट के अंदर ये बहुत 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, आप उसमें से याद कर लेना। वैसे आधे तो याद हो ही गए। एक तो फंक्शन वाइज हो गया, एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, एक बाई डायरेक्शनल होता है, एक यूनि डायरेक्शनल होता है, समझ रहे हो। और एक ये डाल सकते हो इसके अंदर, इसके कंपोनेंट एक के ये होते हैं, एक के दूसरे ट्रैचीड वेसल्स और वो सब कुछ होते हैं। 3 डिफरेंस हो गए। और एक ये भी दे सकते हो कि जब भी फ्लोएम जो सॉरी क्या नाम है जाइलम है, वो प्लांट को स्टैंड करने में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा फ्लोएम में नहीं होता, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। 4 डिफरेंस करने तो 4 ही बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है। ये था आपका कौन सा, प्लांट टिश्यू का पार्ट पूरा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स, एनिमल टिश्यू। जिस तरह से प्लांट टिश्यू सारे फूड मटेरियल को स्टैंड करने में या जहाँ भी चीज़ें होती हैं उन सब में हेल्प करते हैं, उसी तरह से एनिमल टिश्यू भी होते हैं। बॉडी के सभी पार्ट को ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग हेल्प करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, सब कुछ फंक्शन होता है। लेकिन कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से, क्योंकि एनिमल टिश्यू क्या होता है, मूवेबल होता है, ऑलवेज मूव फॉर द सर्च ऑफ फूड। ठीक है।
तो बॉडी के ज़्यादा होते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन, which are similar in structure and perform a specific function in the body said to be the tissue। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम क्या नाम है फील करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग जो होती है तो हमारा किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है, तो ये भी एक टिश्यू हो गया। हम आँखों को ब्लिंक करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पर नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, तो ये भी क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया। फूड कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर जाएगा तो स्टमक के अंदर का भी जो लेयर है वो भी एक तरह का क्या है? टिश्यू है। ठीक है, उनकी जो मसल्स बनी है वो भी एक अलग क्या है? टिश्यू है। हार्ट को बीट करते हुए देखते हैं हम, तो हार्ट किसका बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल का ही बना है, तो वो भी क्या है? एक टिश्यू है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो ब्लड भी क्या है? एक तरह से टिश्यू है, क्योंकि एक सेल नहीं होते, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो ब्लड भी क्या है? एक तरह से टिश्यू है। इसी तरह से हमारी बॉडी का जो किसका बना होता है? पूरा ये स्केलेटन का बना होता है, हड्डियों का ढांचा है, तो ये भी क्या है? एक टिश्यू है। स्किन है पूरा हमारा बॉडी के, पूरे बॉडी को क्या करती है? स्केलेटन पार्ट को क्या करती है? कवर करती है, तो ये भी क्या है? एक तरह से टिश्यू है। ठीक है, तो जिस तरह से प्लांट के अंदर भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर लेयर होती थी भाई, हमारे बॉडी में तो इतने सारे ऑर्गेन होते हैं ना, लीवर होता है, स्टमक होता है, स्प्लेनिन होता है, पैंक्रियाज होती है, और भी इंटरनल इतने सारे ऑर्गेन्स होते हैं। तो उन सारे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो एक अपर लेयर होगी, क्योंकि जब तक उसको बाहर से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे वो, तो फिर एक दूसरे के अंदर इंटेंजल हो जाएंगे। ठीक है ना, हमारे स्किन की तो ऊपर भी तो लेयर है एक सबसे, तो उसमें प्लांट हम उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे क्या? एपिडर्मिस लेयर। क्या कहते थे? एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेंगे उसको? एनिमल्स के लिए क्या कहेंगे? एनिमल्स को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? एपिथेलियल टिश्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 के बजाय। एनिमल टिश्यू डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स। अब ये देखेंगे कौन कौन सा टिश्यू इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है हम इसमें। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। इस तरह से 4 टिश्यू के अंदर पूरे टॉपिक को कवर कर रखा है इसमें। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? आपको पता है ना, एपिथेलियल किससे रिलेटेड है? एपिडर्मिस से रिलेटेड, मतलब आउटर मोस्ट लेयर। और आउटर मोस्ट किसकी लेयर हो सकती है? हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स हैं ना, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गई, श्वास नली कहते हैं, स्ट्रेचिया हो गई, लंग्स हो गए, इसके इनर की लेयर हो गई, आउटर की लेयर हो गई, ये हमारे जो बक्कल कैविटी है उसकी लेयर हो गई अंदर। भाई कवर तो सारे ऑर्गेन्स होते हैं ना, स्किन की लेयर हो गई। तो उसके हिसाब से ये सारे टिश्यू किसके अंदर आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं। अब इनके फंक्शन के हिसाब से, इनकी प्रेजेंस के हिसाब से इनको अलग अलग पार्ट में क्या किया है? डिवाइड किया है। तो ये 4-5 टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से अलग अलग ऑर्गेन्स को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है एक, ठीक है, कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है। समझ रहे हो? तो इनके फंक्शन के हिसाब से और इनके प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट कहाँ होता है, उसके हिसाब से इसको, मेन क्या प्रेजेंट के हिसाब से इसको सेल टिश्यू को अलग अलग टिश्यू में बांटा गया। लेकिन एक कॉमन फंक्शन देखा जाए ना इन सभी में, कॉमन फंक्शन, इट दीज टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एब्जॉर्प्शन, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, बाहर से जो मटेरियल है तो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, और एक्सक्रीट करना मेन फंक्शन होता है इनका। और मतलब दे कीप द डिफरेंट ऑर्गेन्स या इंटरनल ऑर्गेन्स सेपरेट।
अब भी लीवर भी लटा हुआ है, स्टमक भी लटा हुआ है, लंग्स भी एक जगह पे भी होता है, हार्ट भी एक जगह पे ही होता है। भाई सबको अलग अलग भी तो रखना है, तो अलग अलग थैली जो बनाई जाती हैं, बैग जो बनाए जाते हैं, वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? इसी एपिथेलियल टिश्यू के बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स होने, उनको कीप सेपरेट, किसका फंक्शन होता है मेन? ये क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसके अंदर फंक्शन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, तो जैसे फंक्शन है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन एंड लिक्विड एंड गैसेस। वही एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन हो गया फंक्शन, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, लिक्विड को एब्जॉर्ब करना और एक्सीड करना। ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक अलग फंक्शन हो गया इसका। ठीक है ना। आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी और कीप द सेपरेट इंटरनल ऑर्गेन्स, कीप द इंटरनल ऑर्गेन सेपरेट, ये कॉमन सभी का। लेकिन ये जैसे एक्सचेंज के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से आगे होगा मेरे ख्याल में। दूसरे वाले पार्ट में देखो ना, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग ऑर्गेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ द एनी माइक्रोब्स, ये वही प्रोटेक्ट करने वाला फंक्शन आ गया। सिंगल, अच्छा पहले वाले में क्या है? एक्सचेंज वाले में हेल्प इन द लिक्विड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सेल। लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, जैसे कौन सा होता है? लाइनिंग ऑफ, इसमें नाम नहीं दे रखा सभी टिश्यू के, मेरे ख्याल में दे रखे हैं नाम नहीं दे रखे, बस ये बड़ी गलत बात है इसमें, सभी के नाम नहीं दे रखे कौन सा टिश्यू कहाँ होता है। एक बार बुकलेट निकालो। उस बुकलेट के अंदर एक हमने टेबल दे रखी है, दिखाओ। ये वाली स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उनके फंक्शन, उनकी लोकेशन और सब दे रखा है इसमें, 4 5 6 टाइप के टिश्यू। हालांकि उनका वो नहीं दे रखा है इसमें, तुम्हारी बुक में कोई नाम नहीं दे रखा उन टिश्यू का। ठीक है। बस ये ज़रूर है कि जैसे जो टिश्यू जहाँ पर प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। जैसे पहला था हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। नाम दे रखा है। अब उसका फंक्शन देखो क्या है और कहाँ प्रेजेंट होता है। ऐसा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखो बीच वाली लाइन में। अब देखो इसमें कौन सा है? फॉर्म माउथ लंग्स और ब्लड वेसल्स, कौन सा वाला? ये वाला जो आता है इसके अंदर है। हाँ ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग ऑर्गेन्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन। मैनी लेयर्स का बना होता है, आउटर सेल फ्लैट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे हमारा जो इसको हम कहते हैं मतलब सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू लिखा है ना दूसरा है उसमें, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड है या स्ट्रेटिफाइड लिखा है कुछ दूसरा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा, जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है ना हमारी आउटर बॉडी के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है, ये इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये यहाँ पर लिखा होगा कौन सा है ये वाला? स्किन, मैनी लेयर्स, प्रोटेक्शन करता है। स्किन हो गया, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, वहाँ पर ये वाला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सीक्रेशन काम होता है। सीक्रेशन का मतलब प्रोडक्शन है, सीक्रेशन द म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, सलाइवा वगैरह। सेल्स आर स्पेशलाइज प्रोड्यूसिंग द रिलीजिंग एंड सब्सटेंस मे बी क्यूबॉइडल या कॉलमनर। दे रखा है ना, क्यूबॉइडल भी होता है और कॉलमनर भी होता है। अब क्यूबॉइडल और कॉलमनर में कहाँ प्रेजेंट हो? ये स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब नाम आ गया यहाँ पर तुम्हारा। अब कॉलमनर टिश्यू लिखा है ना बुक के उसमें, क्या नाम है उसमें
और क्यूबॉइडल टिश्यू भी लिखा है ना, कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोनों? कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो क्यूबॉइडल टिश्यू किडनी के अंदर, तो उसमें देखो हमने लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर भी किडनी का नीचे डायग्राम बना रखा है आपका, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसके अंदर नीचे। तीसरे वाले डायग्राम में देखो सी पार्ट्स में, जहाँ पर स्टमक में ही प्रेजेंट होता है और ये किडनी में ही प्रेजेंट होता है ये। और इसी तरह से क्यूबॉइडल का भी है यही वाला। उसके बाद चौथा टिश्यू सेंसरी फंक्शन, स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस, ये सब फंक्शन होता है इसका। और स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल्स हैविंग द हेयर लाइक सिलिया, सिलिएटेड कहते हैं इसे हम। कौन सा कहते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर ईयर हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गया, टेस्ट बर्ड्स हो गई, या मान लो हमारा जो ईसोफेगस जो ट्रैचिया होती है वहाँ प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड्स को आगे पीछे करता है। जैसे हमारे नाक के अंदर हेयर होते हैं तो म्यूकस को आगे पीछे करना होता है, सिलिएटेड होते हैं उसके अंदर। इसी तरह से ईयर्स के अंदर भी जो फ्लूइड होता है जो साउंड को क्या करता है? वाइब्रेट करके इधर उधर करता है उसमें। टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं। तो ये सभी कौन सा होता है आपका? सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो यहाँ पर ही दे रखा है, ये क्या नाम है? डी पार्ट में डायग्राम में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है सीक्रेशन, एफिशिएंट अपडेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह होता है, सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑफन विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? विली होता है ना हमारे, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर ये कौन सा प्रेजेंट होता है? ये पिलर लाइक, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। देखो एक बार क्या लिखा है इसमें कॉलमनर वाले में, स्ट्रक्चर में। Location, respiratory tract, odor, function, movement of cilia directs the fluid in a particular direction. दिखाओ, ये नहीं है, दूसरा है। कॉलमनर में देखते हैं ना, ये वाला टॉल लाइक द, ये लिखा ना टॉल कॉलम लाइक द सेल्स विद द न्यूक्लियस बेस, लाइनिंग स्टमक ऑफ इंटेस्टाइन लिखा है, गॉल ब्लैडर लिखा है, सीक्रेशन, एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये जो इसमें जो लास्ट वाला लिखा है ना एब्जॉर्प्शन वाला, इसका टिश्यू का नाम क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये टेबल याद कर लो तो और अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ये जो टेबल लिखी है ना, इसमें तुम्हारे वो भी लिखे हुए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं तो चाहता हूँ कि जो बुक के अंदर दे रखे हैं ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, आप इनके नाम भी याद कर लो, कौन सा टिश्यू कौन से वाला है, वहाँ नाम भी रख दो स्ट्रक्चर में, बुक के अंदर। ठीक है, ये पुरानी वाली बुक थी शायद, हमारे पास है या नहीं है, शायद थी तो सही। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो जो तुम्हारा ऊपर वाला दे रखा है ना स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर वाला, इधर साइड वाला, इधर से देखोगे तो अपनी तरफ से, तो इधर वाला लेफ्ट वाला स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। और जो दूसरे वाला है उसके नीचे वाला जस्ट उसी साइड का नीचे वाला जस्ट है, वो आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे दे रखा है क्यूब-लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है ना नीचे, तीसरा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्यूबॉइडल वाला। ठीक है, और जो साइड में सबसे ऊपर दे रखा है ना, सबसे ऊपर राइट साइड में एनसीईआरटी के अंदर सबसे ऊपर डी वाला पार्ट है जो, वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो ये 4-5 टिश्यू हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो याद कर लेना ये टेबल। वैसे तो ये बताऊँ अगर पेपर में आएगा तो आपकी मैडम ज़रूर बताएगी, ये 4-5 जो टिश्यू टेबल वाले हैं नाम भी बताएगी 100% कि ये टिश्यू होते हैं इसमें। तो जो बुकलेट में दे रखे हैं वो याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो टिश्यू आता है वो कौन सा आता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के हर पार्ट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन कौन से पार्ट हैं जो बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करते हैं? आपका ब्लड टिश्यू हो सकता है, बॉडी के ईच पार्ट तक जाता है। आपका स्केलेटन टिश्यू मतलब हमारा स्किन टिश्यू हो सकता है, बॉडी के हर पार्ट तक जा सकता है। जो आपका बोन टिश्यू है ये भी क्या है? सभी पार्ट तक जाता है। बोन और मसल्स को जॉइन करने वाला टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके भी 4-5 टाइप के टिश्यू हैं कनेक्टिव टिश्यू। दैट टिश्यू विच कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू कहते हैं इसे। इसमें आता है ब्लड टिश्यू, ठीक है। इस ब्लड टिश्यू में क्या फंक्शन क्या होते हैं? इट कैरी द ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हेल्प करता है, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड्स। इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ये ब्लड ही क्या करता है? सभी पार्ट तक सप्लाई करता है। दूसरा, इट कंटेन द एंटीबॉडीज, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल माइक्रोब्स। कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि हमारे बाहर से जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या फंक्शन हो सकता है? इट हेल्प टू क्लॉटिंग द ब्लड। अगर कहीं पर मान लो चुभ जाए, पिन चुभ जाए, ब्लड निकलता है ना बाहर, तो उस ब्लड को क्लॉट करना भी क्या होता है? किसका फंक्शन होगा? ये ब्लड का ही फंक्शन होगा, ठीक है ना। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं ब्लड के, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहेंगे उसको? ब्लड प्लेटलेट्स। तो क्या फंक्शन होता है? आरबीसी कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? बता सकते हो कोई? वाई द आरबीसी हैज द रेड कलर? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें? एक पिगमेंट होता है, जैसे कि हम उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होगा? इट हैज ए लार्ज अट्रैक्शन फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेगा। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे जो लंग्स होता है तो बड़ा सारा ब्लड होता है जो लंग्स के अंदर, कैपिलरी होती हैं, ब्लड कैपिलरी। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है वहीं पर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इसी ऑक्सीजन को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा और बॉडी के सभी पार्ट तक लेके जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी कंटेन द हीमोग्लोबिन। आयरन रिच प्रोटीन्स होती हैं आरबीसी के अंदर, और आरबीसी लिव्स फॉर अबाउट 4 months एंड आर रिप्लेस्ड बाय द रेग। 120 दिन तक क्या करती हैं? ये जिंदा रहती हैं आरबीसी, ध्यान रखना। और 120 दिन बाद क्या हो जाती है? इनका ख़त्म हो जाती है। तो सोचो हमारी बॉडी के अंदर लाखों आरबीसी डेली क्या होती हैं? ख़त्म होती हैं, और डेली बनती भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या ना बनती नहीं हो, ठीक है ना। और जो आरबीसी ख़त्म हो जाती है वो वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना हमारे यूरिन का जो कलर होता है एकदम वाइट नहीं होता, वो हल्का सा येलोविश होता है। क्यों? कि कहीं ना कहीं पर उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी डेड आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। तभी कहते हैं अगर बाई चांस एकदम वाइट आता है यूरिन, तो उसके इसमें कहते हैं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फिर जो डेड आरबीसी वो नहीं बन रही, या डब्ल्यूबीसी या कोई जो फाइटिंग ऑर्गेनिज्म वो काम नहीं कर रहे हैं हमारे। तो डॉक्टर हमेशा यूरिन टेस्ट करते हैं, तो कलर और ये सब कुछ करते हैं, तो उससे बहुत कुछ बॉडी के फंक्शन के बारे में पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो सही तरह से फंक्शन में है या नहीं है, या किडनी सही तरह से फंक्शन में है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट मतलब एक तो नोबल कॉज तो है ही है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉज है हमारी बॉडी को बचा रहे हैं हम, समझ रहे हो। जो ब्लड डोनेट करते हैं समझ लो वो रेयरली बीमार पड़ते होंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का जो पुराना ब्लड है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, और फिर उनको नया ब्लड क्या होता है? बनता है। आप ऐसे मान के चलो कि एक बार को जो जितने भी क्या नाम है पेड़ हैं,
पेड़ को काट दो, छाड़ दो, पिट दो, फिर देखो कितना बढ़िया प्लांट निकल के आ गया अगले मौसम में, भरा भरा इतना बढ़िया सब कुछ, पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं, फिर नई रिन्यूएट होके आती हैं। हमारी बॉडी में भी तो ब्लड यही है, यानी कब से फ्लो होता रहता है। कितने सारे मटेरियल हैं जो क्या, हीमोग्लोबिन भी है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो बीमारी बन जाए, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो वो निकल जाती हैं, सारी निकल जाती हैं तो नए सेल्स बनते हैं, नए सेल बनते हैं तो हमारी बॉडी और ज़्यादा थोड़ा सा तंदुरुस्त रहती है, समझ रहे। तो ये आरबीसी का फंक्शन था। दूसरा, अगर हम दूसरा एक और होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जब कभी भी इंजरी होती है और इंजरी के अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड को क्या क्लॉट करने का काम किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये बोन मैरो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे बनती है। आरबीसी भी बोन मैरो के अंदर बनती हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी के फ्रैगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये भी रेड कलर की होती है, लेकिन ये फ्रैगमेंट होते हैं। आरबीसी तो पूरा गोल गोल हो गई, सेल्स जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इसके, ऐसे इस तरह से सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। और जो ये जो क्या नाम है इसके, जो ब्लड प्लेटलेट्स के कुछ ऐसे इस तरह के क्या नाम है वो होता है स्ट्रक्चर, समझ रहे। गोल गोल टाइप का क्या होता है, ये आरबीसी होती है, और फ्रैगमेंट क्या होता है हमारे, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। शायद बने भी हो, मुझे लग रहा है, अगर डायग्राम बनाओ तो साइड में तो ये ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प टू क्लॉटिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरीज, ठीक है। जैसे कहीं पे कहते हैं ना सिर फट जाता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पर होता है, सिर के अंदर ही होता है। तो एक्सेस अमाउंट में ब्लड निकल जाए तो सोचो क्या होगा, ख़त्म आदमी, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, ब्लड हेमरेज हो जाती है। कहीं से भी ब्लड अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाए, इसीलिए जहाँ पर ब्लड मान लो कट लग गया उसको कपड़े से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड वेसल रुक जाएगी, और रुकने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक मटेरियल बनेगा, मटेरियल क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, क्लॉट कर देगा। एक प्रोटीन बनती है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म में हो जाती है, और उसको जहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही थी, मतलब जिस ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड बाहर आ रहा था, उसको उसके मुंह को ही ब्लॉक कर देती है। तभी तो कहते हैं ना डेंगू हो जाता है। तो मेनली डेंगू का जो वायरस है किस पर अटैक करता है, ब्लड प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स को कम करना शुरू कर देता है। 1.5 लाख से लेकर के करीब 4 लाख तक हमारी ब्लड प्लेटलेट की रेंज होती है, कितनी होनी चाहिए ब्लड के अंदर, समझ रहे। तो ये क्या करेगा, कम करता जाएगा। जब एक लिमिट से कम आ गई तो सोचो, अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में ज़रा सा भी मान लो लीकेज हो गई ब्लड की, तो वो रुकेगी नहीं, निकलती जाएगी, क्योंकि क्लॉट करने वाला मटेरियल तो ख़त्म हो गया बॉडी के अंदर। उस केस में बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट को बचाना, समझ रहे। तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का। इसी तरह से ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या रनिंग द मसल्स नीड द मोर एनर्जी, सो द ब्रीथिंग बिकम द फास्टर एंड द ब्लड फ्लो इंक्रीज द फेस अपीयर टू द रेड। देखा होगा ना, जब हम भागते हैं करते हैं सारा कुछ, तो ये क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर लाल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पर भागते समय क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हमें ऊपर से ही दिखाई देगा कि ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है रेड कलर का, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज के अंदर। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स, और क्या होता है हमारी बॉडी में, WBC। वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे कंटेन द एंटीबॉडीज़। वाइट ब्लड सेल में क्या होता है, एंटीबॉडीज़। मैंने शायद एक में उसमें पिछले वाले चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एक पढ़ाया था मैंने, जिसे हम कहते हैं हाउसकीपर ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है, ये WBC होता है, ठीक है ना। WBC वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अब आप देखो ना, हमारी बॉडी ना लाखों करोड़ों अरबों टाइप के जो वायरस या माइक्रोब्स के अंडर काम करती है,
आप क्या सोच रहे हो आसपास हमारे माइक्रोब्स नहीं है? इतने माइक्रोब्स हैं कि जिसका हमें कोई कह नहीं सकते। हर समय अटैक होता रहता है, हर समय बॉडी के अंदर क्या होते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ भी खाएं हम, उसके साथ माइक्रोब्स जाएंगे जाएंगे। उन सारे माइक्रोब्स के लड़ना काम किसका होता है? WBC का होता है। समझ रहे हो? पीछे जो हमें कोरोना हुआ था पीछे, वो कोरोना से लड़ना, कोरोना की कोई दवा नहीं होती, वायरस की कोई दवा नहीं होती, बता दूं मैं आपको क्योंकि वायरस एक ऐसा मतलब माइक्रोब्स होता है जो बाहर तो मरा हुआ होता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जिंदा हो जाएगा। इसलिए हम ना लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं इसे। ये लिविंग तभी बनेगा जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब तो अंदर लिविंग कैसे होगा कि खुद की बॉडी तो है नहीं वायरस की। क्या करेगा? जिस सेल के अंदर एंटर किया है ना, हमारी बॉडी के जिस सेल के अंदर एंटर करेगा, उसी सेल को अपना घर बना लेगा ये। समझ रहे हो? अब उसी सेल को अपना घर बना लेगा तो फिर वहाँ पर अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो सेल टू सेल घर बनाता जाएगा और सेल को ख़राब करता जाएगा। अब उसको मार भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमें सेल को मारना पड़ेगा, बॉडी के सारे सेलों को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर ऐसे बॉडी के सारे सेल को ख़त्म कर देंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। चुन चुन के थोड़ा ही करेंगे हम सेल को। तो हम क्या करते हैं फिर? बॉडी के हर सेल के अंदर, बॉडी हमारी जो बॉडी है उस हर सेल के अंदर प्रोटेक्शन एबिलिटी होती है कि अगर कोई बाहर से फॉरेन माइक्रोब्स अटैक करता है तो हम उससे कैसे लड़ें, किस तरह से फाइट करें, उसको मार दें। तो जो दवाएं दी जाती हैं हमें बॉडी को, वो उन सेल को बनाने के लिए दी जाती है, बॉडी के उस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी जाती है, जिससे कि जो बाहर वाले फॉरेन माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं उनसे अच्छी तरह लड़ सके। इसलिए कोरोना के अंदर क्या दिया जा रहा था? आपको इम्यूनिटी वाली दवाएं दी जा रही थी, विटामिन वाली दवाएं दी जा रही थी, मल्टी विटामिन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दी जा रही थी जिससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों और वह एंटीबॉडीज़ कोरोना के वायरस को क्या कर सकें, फाइट कर सकें और उसको मार सकें। वो क्या होती हैं एंटीबॉडी? वो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनी एंट्री ऑफ एनी ऑफ द फॉरेन माइक्रोब्स। ठीक है ना? तभी तो कोई जल्दी बीमार पड़ रहा था, कोई किसी को पता भी नहीं चल रहा था कहाँ पर क्या नाम है, क्या हो गया। क्यों? क्योंकि जो बीमार नहीं पड़ रहा था, इसका मतलब उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है ना, जो माइक्रोब्स हैं या जो WBC हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वायरस तो अटैक किया उसको, ठीक है ना, लेकिन उसके वायरस को हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ ने क्या कर दिया, वहीं पर ख़त्म कर दिया, उसके सिम्टम्स ही नहीं आए। समझ रहे? तो ऐसा है कोई जो उसमें बीमार पड़ा, उसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया हमने। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फंक्शन ऑफ अदर कनेक्टिव टिश्यू एज एक्सपीरियंस थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स। और ये तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड तक था, ब्लड का ये कनेक्टिव टिश्यू थे जिनमें 3 मेन पार्ट हमने बताए होते। अब आगे और भी तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर। वो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, वो हम गए। परफॉर्म द एक्शन गिवन इन टेबल। जैसे पहले टच योर एल्बो जेंटली, जैसे एल्बो होती है ना, यहाँ पर अगर टच करते हैं इस जगह पर, ठीक है, तो कैसा दिखाई देता है? हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और इस हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? बोन टिश्यू। क्या होता है ये आपका? बोन टिश्यू होता है, ठीक है ना। गिव द स्ट्रेंथ द सपोर्ट द प्रोटेक्शन। किसका बना होता है बोन टिश्यू? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होगा? कैल्शियम। एक बार बुकलेट भी निकाल लो, उसके अंदर मैंने सारे अलग अलग दे रखे हैं। उसमें बोन टिश्यू हो गया, उसमें आगे पीछे होंगे लेकिन दे सारे रखे हैं, किसके बने हुए हैं वो भी दे रखे हैं, किस किस का, कि वो सारा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर्स और जेंटली प्रेस योर नोज़। देखो अगर हम ईयर को टच करते हैं या नोज़ के टिप्स को टच करते हैं या कहीं पर भी इस तरह से हम टच करते हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर क्या है, हड्डी है, लेकिन एक्चुअली इसमें बोन नहीं होती, वो वाली बोन नहीं होती जो स्केलेटन वाली बोन है। ये हमारी बोन, ये जो ऊपर टिप्स वाला है, इसमें कोई बोन नहीं है, ठीक है ना, ये सॉफ्ट है। तो इसमें क्या कौन सा टिश्यू होता है? इसमें कार्टिलेज टिश्यू होता है, ठीक है। कौन सा होगा इसके अंदर? कार्टिलेज टिश्यू होगा, समझ रहे हो। तो जो बॉडी का टिप्स ऑफ नोज हो गए, पिन्ना ऑफ ईयर हो गया, जो ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस हो गई, ठीक है। तो ये कौन से टिश्यू होते हैं आपके? ये कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपका एक और होता है टच योर फॉर आर्म मसल्स एंड बिग योर फिंगर्स। मूवमेंट्स होती है ना सबके अंदर। फॉर आर्म हो गया, जैसे ये
ये हो गया ये सारा कुछ, ठीक है, ये मूवमेंट्स होती है। तो ये क्या होता है इसमें, तो अगर हम जैसे ये स्किन है, इसको अगर हम खींचें तो यह खींच के बाहर आ जाएगी, इसके खींच के बाहर आ जाएगी, या ये इसको खींचे हम कहीं खींच के आ जाएगी बाहर। ऐसा क्यों होता है कि भाई हमारा जो अंदर का जो बोन स्केलेट, ये तो स्केलेटन पार्ट हो गया मान लो, इसके अंदर ये स्किन लगी होती है, ये हमारी मसल्स हैं, और ये क्या है, एक भी स्किन है जो बोन से चिपकी हुई है, ठीक है ना। तो जो मसल्स हैं, मसल्स और बोन को जो चिपका के रखने वाला टिश्यू है वो कौन सा होता है, टेंडन टिश्यू। क्या होता है, टेंडन टिश्यू। मतलब क्या है कि कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स। अब ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि आप ये देखो, मान लो मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, तो ये जो मसल्स है ना, ये क्या होती है, पुल होती है, ऐसे होती है, शॉर्ट हो जाती है, खींचती नहीं है। ये सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इसको पुल करके ऐसे ऐसे मोड़ देती है ये, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो अंदर से निकल के बाहर आ गई तो फिर तो मुड़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो मूवमेंट में भी क्या करती है, इस तरह से हेल्प करती है कहीं। लेकिन मेन जो जॉइंट वाला टिश्यू होता है, एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया, बीच में क्या खाली है, बिल्कुल ऐसे नहीं जॉइन होती है कि जैसे ये और ये बिल्कुल चिपकी नहीं होती है। बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, इसको, इस वाली बोन को और इस वाली बोन को रोके रखता है, और फिर क्या करता है, ऐसे मूवमेंट में हेल्प करता है। एक मसल्स को, मतलब एक स्केलेटन को दूसरे स्केलेटन से क्या करता है, कनेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। वो कौन सा टिश्यू होता है, दैट टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, दैट टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन, कौन सा होगा, लीगामेंट। कौन सा होगा वो, लीगामेंट टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम चेयर पर बैठ जाते हैं और मूव करते हैं अपनी टांगों को, या अपने नी को, या अपने गर्दन को, या हाथ को, किसी को भी अगर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो सिर्फ किसके कारण करते हैं, लीगामेंट के कारण। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, प्रोटीन का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, समझ रहे हो। ये ध्यान रखना, मैंने अपनी बुकलेट के अंदर डिफरेंस दे रखा है इनका, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीगामेंट एंड टेंडन या बोन टिश्यू। ये 3-4 डिफरेंस है नीचे, वो करने हैं आपको हर हालत में, ठीक है। आप ये टिश्यू बुकलेट के अंदर से कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सारा कुछ दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम भी दे रखे हैं। जैसे अगर हम 13.12 डायग्राम के अंदर देखें, ए जो क्या नाम है आपका, बी वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट था वो तो आपका कंपोनेंट ऑफ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू थे, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, RBC हो गया। उसके बाद जो बी वाला पार्ट है, अगले वाला जो टिश्यू है टाइप ऑफ बोन्स में, ये जो कॉलर बोन्स हो गई, लॉन्ग बोन्स हो गई, नी कैप हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आपके बोन टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है आपका सी वाला पार्ट्स है, टेंडन टिश्यू है। टेंडन टिश्यू क्या करता है, जो बोन और स्किन को क्या करता है, जॉइंट करता है, मसल्स टू बोन। तो ये आपका सी वाला पार्ट्स है इसके अंदर। इसी तरह से एक लीगामेंट टिश्यू भी होता है, जो सी के अंदर ही देखा है, जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखता है, फ्लेक्सिबल होता है। ध्यान रखना, अगर आ जाए टेंडन और लीगामेंट में क्या डिफरेंस है, तो जो टेंडन होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये हाथ को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो उल्टा बोल दिया, जो लीगामेंट होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जॉइंट से ही तो मूव करेगा यहाँ से। तो जॉइंट जो मूव कर रहा है, हाथ जो मूव कर रहा है हर जगह पर, ये सिर्फ किसके कारण होता है, लीगामेंट के कारण होता है। लेकिन क्या आप इस मसल्स को पुल कर सकते हो अंदर से, स्किन वाली मसल्स को बाहर निकाल सकते हो, ये टेंडन होता है। ये मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी, समझ रहे हो। और 1-2 डिफरेंस भी होते हैं इसके अंदर, एक वाइट फाइबर्स होते हैं, एक येलो फाइबर्स होता है, आप उसके अंदर देख लेना क्या नाम है बुकलेट के अंदर, ठीक है। तो बोन्स है रिजिड मैट्रिक्स कंटेन द कैल्शियम फास्फोरस। मैंने बताया था ना, हमारी बोन्स किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की, इसीलिए तो कहना कैल्शियम खाना चाहिए। गिविंग द स्ट्रेंथ रिजिड इनकाउंटर कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, आज अगर आ जाए कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोन टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कार्टिलेज टिश्यू है ये शुगर एंड प्रोटीन का बना होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है।
और किसको कनेक्ट करता है, टिप्स ऑफ द नोज वगैरह इस तरह से चीज़ पर। ये कार्टिलेज है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। लेकिन स्केलेटन पार्ट है, ये क्या है आपका बोन टिश्यू। ठीक है, टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वेश्चनिंग। अदर कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड द टेंडन, लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन बाय द लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन्स एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट्स। हैं, एक बार खोलो ये डिफरेंस इसमें देखो। हैं, बने टेंडन क्या है आपका, मसल्स टू, जैसे इसमें देखो, इसमें डायग्राम है, जो डायग्राम में देखो, लास्ट वाले डायग्राम है, लास्ट वाला इधर वाला, हाँ इसमें टेंडन भी दिखा रखा है, लिगामेंट भी दिखा रखा है। ठीक है, जो मसल्स को बोन से जोड़े है, मसल टू बोन, वो आपका टेंडन होता है। और जो एक क्या नाम है, ये वाला जॉइंट बोन हो गई और एक बोन ये हो गई, तो इन दोनों को जो नीचे जॉइंट होता है और वो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है आपका, लिगामेंट होता है। हर जगह पे जॉइंट होते हैं, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, नी ले लो, कोल्डर ले लो, सब जगह पर मूवमेंट कौन प्रोवाइड करते हैं, लीगामेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ये मान के चलो, गाड़ी में क्या डालते हैं हम, ग्रीस डालते हैं, बॉल बेरिंग वगैरह जो होती हैं, ग्रीस क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, बहुत ही कम करता है, स्मूथली फिर क्या करती हैं, सारे पार्ट मूव करते हैं। लीगामेंट भी क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रीस होता है, ग्रीज होता है, जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट को क्या करता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। तभी तो कहते हैं ना, बुढ़ापे में घुटने में दर्द हो जाता है, चल भी नहीं पाते, या कोई लंगड़ा के चलता है, वो कैसे भी चलता है, क्यों हो जाता है, ग्रीस ख़त्म हो जाता है, उसका लीगामेंट वीक हो जाता है। ठीक है ना, वो लीगामेंट ब्रेक होने से, ख़राब होने से, ग्रीस ख़त्म होने से वो सही तरह से मूवमेंट नहीं आ पाती। मूवमेंट होगी तो दर्द होता है, क्योंकि मसल्स टू मसल टकराएंगी, फिर वो लीगामेंट ख़त्म हो गया तो मसल्स आपस में क्या होंगी, वो टकराएंगी। जब मसल टकराएंगी तो फिर तो दर्द होगा ही होगा। समझ रहे हो, आप गाड़ी के अंदर मान लो बॉल बेरिंग होती है बीच में ऐसे जो मूव करती है, पहिया जो मूव करता है, उसमें ग्रीज नहीं होगा तो किसकी आवाज़ आएगी, उस जो अंदर बॉल होती है ना उसकी आवाज़ आएगी, लोहे की आवाज़, किचर किचर की आवाज़ आएगी उसके अंदर। फिर हम उसके ऑयल डालते हैं या उसमें ग्रीस डालते हैं तो फिर स्मूथली चलने लग जाती है। एग्जैक्टली लीगामेंट का काम भी यही है, बॉडी के अंदर ग्रीस होता है। तभी तो कहते हैं ना कि हमेशा ऐसी चीज़ें हमेशा खानी चाहिए बॉडी के अंदर जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करे, कैल्शियम प्रोवाइड करे, फास्फोरस प्रोवाइड करे, क्योंकि बॉडी को यही चलाते हैं। हमेशा फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, चीज़ बटर इस तरह से सारी चीज़ें खानी चाहिए। वेज के अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी है नॉन वेज ही खाओ। कौन कौन खाता है नॉन वेज? तुम तो नहीं खाते हो, खैर तुम भी नहीं खाते होगे। तुम खाते हो? तुम नहीं खाते? अच्छा। इस कनेक्टिव टिश्यू के बाद में एक और आगे टिश्यू आता है जिसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। आप एक बात बताओ, क्या आप अपने हार्ट को अपने हिसाब से चला सकते हो? नहीं चला सकते। ठीक है ना। क्या आप अपने हाथ को अपने आप हिला सकते हो अपनी इच्छा से? बिल्कुल हिला सकते हो। तो इसका मतलब कुछ बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट भी होते हैं, ऐसी मसल्स भी होती हैं जो हमारी इच्छा से भी काम करती हैं। ठीक है ना, हम चाहेंगे तो काम करेंगी और हमारी इच्छा से भी नहीं काम करती। पेट की जो मसल्स हैं अंदर, क्या वो हमारी इच्छा से मतलब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी? वो नहीं करेंगे। लीवर क्या हमारी इच्छा से कुछ करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स? नहीं करेगा। लेकिन हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारे हाथ की मूवमेंट, ये हमारी अपनी इच्छा से काम करेगी। तो इस मस्कुलर टिश्यू को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। क्या होती हैं? वॉलंटरी और वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? यस, बिल्कुल, दैट एक्शन विच कैन बी कैरिड आउट बाई आवर विल, बाई आवर विश। हम इच्छा से काम करवा सकते हैं उस चीज़ को।
वो क्या मानी जाती हैं? वॉलेंट्री। इसके 3 नाम हैं। वॉलेंट्री तो है ही है, कौन इच्छा से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? स्केलेटन काम करता है, बॉडी के जो स्केलेटन पार्ट है ना ये मूव करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? बॉडी का नहीं, जॉइंट्स नहीं, जो स्किन है यही तो हेल्प करती है मूव करने में, ठीक है ना। तो वॉलेंट्री आपकी जो स्ट्रेटिफाइड मसल्स कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड मसल्स, ये भी वॉलेंट्री के अंदर आती है। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी कह सकते हैं हम, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कह सकते हैं, वॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं, स्केलेटन टिश्यू भी कहते हैं। स्केलेटन क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के पूरे स्केलेटन को कवर करता है ये, ठीक है ना। तो ये वॉलेंट्री मसल्स, दूसरा स्ट्रेटिफाइड मसल्स, तीसरा स्केलेटन मसल्स, तीनों का नाम एक ही है। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है ना। और क्या नाम है? स्ट्रेटिफाइड मसल्स क्यों कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डार्क और लाइट बैंड में होता है, ट्यूबुलर होता है। देखो ऐसे ऐसे मैं अगर ट्यूबुलर बना देता हूँ इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से इसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं इसके अंदर, कहीं डार्क आ जाएगी, कहीं लाइट आ जाएगी, ऐसे ऐसे इस तरह से, कहीं डार्क कहीं लाइट, ऐसे ऐसे लेयर्स में बना होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? लेयर्स, तो इसीलिए लेयर्स में बना होता है, ठीक है। तीसरा स्केलेटन टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं स्केलेटन टिश्यू इसे? बिकॉज इट कवर वॉल ऑफ आवर स्केलेटन, पूरे स्केलेटन को क्या करता है? कवर करता है बॉडी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ द मूवमेंट आर अंडर आवर कॉन्शियस एंड कंट्रोल, सच एज रनिंग, विनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग, इन सब को कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, एंड कैरिड बाय आवर स्केलेटन मसल्स विच आर अटैच्ड द स्केलेटन। तो दे आर मेड अप ऑफ द बंडल्स ऑफ द लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स कॉल्ड द मसल्स फाइबर, और इस मसल्स फाइबर को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड। तो अनब्रांचेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, हैव अ मैनी न्यूक्लियाई, एंड स्ट्रेटेड होती हैं, लिखा है ना स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटिफाइड के स्ट्रेटेड मसल्स भी लिख सकते हो इसे, स्ट्रेटेड, STRIATED, स्ट्रेटेड मसल्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स। और सबसे अच्छी बात है कि ये बुकलेट बहुत काम आएगी इस चीज़ के लिए। तुम्हें बुकलेट के अंदर जो डिफरेंस दे रखा है तीनों का, कि भाई वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी हो। ये 3 मसल दे रखी हैं, एक पहली वाली तो ये स्ट्रेटेड मसल्स हो गई, दूसरी अनस्ट्रेटेड मसल्स हो गई, और तीसरी क्या होगी? आपकी कार्डियक मसल्स होगी। तीनों का बाकायदा उसके अंदर डिफरेंस दे रखा है आपके अंदर, समझ रहे हो। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई ये वाली स्ट्रेटेड मसल्स की? स्केलेटन मसल्स कहते हैं इसे, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं इसे, सिलिंड्रिकल क्या होती है इनकी? शेप होती है, ठीक है ना। डार्क और क्या होता है? लाइट बैंड होते हैं, स्ट्रिप्स के अंदर बना होता है ये। और एक क्या होगी इसके अंदर? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और दे गेट टायर्ड, थक भी जाती हैं भाई, इनको भी रेस्ट चाहिए। लगातार हाथ को हिलाते रहोगे, चलते रहोगे तो थकेंगी, नहीं थकेंगी, ठीक है। तो दे ऑल्सो गेट टायर्ड, ठीक है। तो ये इसकी हो गई प्रॉपर्टी हो गई। 13.13 के अंदर शायद इसका डायग्राम दे रखा है, पीछे देखोगे। उसके बाद आता है स्मूथ मसल्स, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स। अगली कौन सी है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर चीज़ें होती हैं जो विदाउट कॉन्शियस काम करती हैं, विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश,
हमारे इच्छा से काम नहीं करती हैं, समझ रहे हो? इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स या स्मूथ। जैसे हमारे स्टमक जो होता है वो कौन सा है आपका? स्मूथ मसल्स के अंडर आता है हमारा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो एक आइरिस होता है, जो पीपल के अंदर एक होता है हल्का सा जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, ये छोटा या बड़ा, ये मसल्स का बना होता है। तो ये कौन सी मसल्स होती है आपकी? स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, जो इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, अनस्टेटेड होती है। अनस्टेटेड का मतलब ये होता है इसमें स्ट्रैप्स नहीं होती। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होगा? इसके अंदर जैसे डार्क और लाइट बैंड होते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी का मतलब सिंगल, और स्पाइंडल शेप होती है, ऐसे इस तरह से मान के चलो, ऐसे एक ही न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, और इस तरह से इसका कुछ को शेप मानी जाएगी ऐसे। इसको कहते हैं स्पेंडल शेप, ठीक है। तो इसकी शायद वो नहीं बना रखी इसके अंदर, क्या नाम है, डायग्राम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि स्मूथ विच आर फाउंड इन द ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, देयर सेल्स आर स्पाइंडल शेप एंड हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, लैक ऑफ स्टेशन, स्टेशंस नहीं होती हैं, यानी इसकी वही अंदर लेयर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। और सो द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन हो गया, हेल्प टू स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है। कौन सी वाली? स्मूथ मसल्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके जो आप ये फॉलो ही मत करना, ये वाली जो इसके अंदर डिफरेंस दे रखे हैं बुकलेट के अंदर, आपको वही याद करना है। टेबल दे रखी है, वो टेबल में तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कि एक जगह पर ये स्मूथ, ये स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल, और तीसरी कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स देखो, कार्डियक मसल्स बॉडी के अंदर एक ही जगह पे मिलती हैं भैया, सिर्फ एक ही पार्ट होता है बॉडी का जहाँ पर ये कार्डियक मसल्स मिलती हैं। कौन सा? हार्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, वॉलंटरी होगी इनवॉलंटरी होगी? है कार्डियक मसल्स वॉलंटरी होगी इनवॉलंटरी? कौन सी होगी? इनवॉलंटरी होगी, ठीक है। इट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल्स। इसमें जैसे ये स्ट्रेटेड थी ना, ये वाली पहली वाली, ये फेंटेड स्टेटेड होती है। फेंटेड का मतलब इसमें तो डार्क लाइट और डार्क मतलब बैंड होते थे और लाइट बैंड होते थे, इसमें बहुत ही हल्के हल्के से मतलब स्टेशन होगी, पट्टियाँ होंगी, लेयर्स होंगी, लेकिन फेंटेड होंगी, मतलब बहुत ही एक तरह से चिमकी हुई नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होंगी, फेंटेड होती हैं, समझ रहे हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ब्रांचेड होती हैं, ये ब्रांचेड थी, ये अनब्रांचेड थी, ये ब्रांचेड होती हैं, ठीक है। ये देखो इसमें पहले लिखा हुआ है इसके अंदर अनब्रांचेड, यहाँ पहली वाली अनब्रांचेड थी, ये अनब्रांचेड थी, ये ब्रांचेड है, ये ब्रांचेड होती है। इसमें अभी पता है किस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, सिलिंड्रिकली शेप होती है इसके अंदर भी, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ऐसे एक यहाँ पर निकल गया, फिर इस तरह से एक यहाँ पर आता जाएगा, ये इस तरीके से सिलिंड्रिकली शेप बन गई। हो सकता है कि यहाँ से भी एक ब्रांचेज आ जाए इसके अंदर, ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ऐसे बन गई, इस तरह से मतलब क्या नाम है इसके शेप होती है सिलिंड्रिकल टाइप की, ठीक है। और दे वर्क अकॉर्डिंग टू, डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर, दे वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट थकिंग। समझते हो ना थकिंग? टायर्ड थकिंग मत लिख देना वहाँ पर, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, देयर फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल, अनब्रांचेड होते हैं, फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल एंड ब्रांचेड विद अ सिंगल न्यूक्लियस, सॉरी मल्टी न्यूक्लियर नहीं है, क्या होता है इसके अंदर? सिंगल न्यूक्लियस, एंड हैव अ फेंट स्टेशंस, बताया था ना, जो स्टेशंस होती है क्या होती है? काफ़ी
फेंट होती हैं, धुंधली धुंधली होती हैं, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स वर्क टायर्ड लेसली, मतलब डू नॉट टायर्ड, दे वर्क विदाउट टायरिंग थ्रू आउट द लाइफ, रिथमिकली एंड इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट थकिंग। फैटिक का मतलब क्या होता है? थकना, ठीक है। तो विदाउट थकिंग, विदाउट फैटिग लिख सकते हो आप, ठीक है ना। बुकलेट निकालो एक बार, देखो उसके अंदर तीनों डिफरेंस। लाए हो तुम? नहीं लाए? हर बार भूल के आ जाते हो, पिछली बार ही भूल के आ गए थे। वो किस लिए दे रखी है बता रहा हूँ, वो ऐसे नोट्स हैं तुम्हारे, इसको फॉलो इन मत करना, आप उसी में से लर्न करना उसके अंदर, चाहे वो प्लांट टिश्यू का हो गया चाहे एनिमल टिश्यू का हो गया, ठीक है। कि वो मतलब बिल्कुल सारे चीज़ को कंप्लीटली क्या नाम है डिस्क्राइब करते हैं। दिखाओ, ये रही ना, ये तो सही डिफरेंस, ये रहा। तो देखो स्टेटेड इसमें लिखा है सेल्स आर सिलिंड्रिकल, अनस्टेटेड सेल्स आर लॉन्ग, सेल्स आर सिलिंड्रिकल कार्डियक में। दूसरा क्या है? सेल्स आर नॉट ब्रांचेड, इसमें ब्रांचेड होते हैं, इसमें ब्रांचेड होते हैं। पहले वाले में सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, दूसरे में नहीं होते, तीसरे में होते हैं। फिर तीसरा होता है, इसमें लिखा है इट्स एंड आर ब्लंट, इट्स एंड आर टैपरिंग, इट्स एंड आर फ्लैट एंड बेबी। इस तरह से होता है ये वाला। नहीं, पीछे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, किसी का भी याद कर लेना, ये कर लेना, ये वाला ज़्यादा सही है, ये कर लेना, ये वाला पहले वाला है, ठीक है ना। तो अब आपकी एक टेबल भी दे रखी है आगे, एक टिश्यू और दे रखा है, उसके बाद आ जाएगा मस्को स्केलेटन सिस्टम, मस्को स्केलेटन सिस्टम। एक और टिश्यू होता है, हाउ डज द बॉडी सेंस ए कम्युनिकेट विद रिस्पॉन्ड। आप सुन रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये सारी कम्युनिकेशंस कौन हेल्प करता है? हमारी बॉडी का क्या होता है? नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? किसका बना होता है नर्वस सिस्टम? ठीक, किसका बना होगा? नर्वस टिश्यू। तभी तो कहते हैं डोंट बी नर्वस। भाई परेशान क्यों हो रहा है? क्योंकि परेशान करने वाला भी कौन सा है? ये नर्व ही होती हैं। हमारी बॉडी को अच्छा फीलिंग और जो बुरा फीलिंग जो दिलाती है ना काम, ये सभी कौन दिलाती हैं? ये नर्व्स ही दिलाती हैं। इनका काम क्या होता है? ये भाई कभी तो हमारे खुशी दे देती हैं, कभी गम दे देती हैं। खुशी के लिए भी एक हार्मोन होता है, बॉडी के अंदर से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। कौन सा होता है? डोपामिन हार्मोन कहते हैं इसे। और आधे से ज़्यादा हार्मोन तो तुम क्या नाम सोशल मीडिया पे बता देते हो उसका, फिर बाकी तो तुम दुखी रहोगे कि सारा हार्मोन तो वहाँ रिलीज हो गया। कैसे हो गया? सोशल मीडिया पे कोई अच्छी सी फनी सी फ़ोटो देख करके खिलखिला रहे हो, दिमाग इतना चीयर कर रहा है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है। ये जो खुशी आती है ये डोपामिन हार्मोन से आती है। और डोपामिन हार्मोन तो सारा यूज़ कर ले रहे हो तो कहाँ पर है? मोबाइल के अंदर। तो किसी से बात करने में कहाँ से खुशी आएगी फिर तुम्हें? ठीक है ना। जो स्ट्रेस लेवल होता है इसका भी हार्मोन्स होता है। ये डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो स्ट्रेस आएगा। इसलिए इसको मतलब क्या नाम है, जिसको बीमारी हो जाती है ना, जो क्या कहते हैं, क्या किस में चला जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस का मतलब हमारी बॉडी का जो नर्वस टिश्यू है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। फीलिंग अच्छी वाली हार्मोन वाली ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन वाली फीलिंग क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। उसको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं जो स्ट्रेस को क्या करते हैं? रिलीव करते हैं। वो अच्छे वाला हार्मोन बॉडी के अंदर से रिलीज करते हैं फिर वो। समझ रहे हो? तो ये जो अच्छे बुरे हार्मोन्स को कंट्रोल करना, बॉडी को सेंस ऑर्गन्स देना, बॉडी को सारे सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल करना, वो नर्वस टिश्यू होता है। और नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। और स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या नाम है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट या फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे स्टार सा बना करके आप ऐसे बना सकते हो। उसके अंदर भी दे रखा है ये एनसीईआरटी में। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये फाइबर होते हैं, डेंड्राइट। ये न्यूक्लियस होता है, ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ये आपकी एक मसल्स होती है, माइलिन शीथ कहते हैं इसे। और एंड में जा कर के ये इस तरह से ब्रांचेड होता है, नर्व सेल्स कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसे ये तो आपका डेंड्राइट हो गए, ये आपका सेल बॉडी हो गया, साइटन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें फ्लूइड होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट थ्रेड दिखा रखा है ना बीच में, इसे कहते हैं एक्सॉन। इन्फॉर्मेशन यहीं से आगे तक पास होती है। और ये जो इसका है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगी इसके थ्रू, ये होता है नर्व एंडिंग। ये डायग्राम जरूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से ये 3-4 इसके अंदर क्या दे रखे हैं वो। द सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द मैसेज। ईच न्यूरॉन्स हैज 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं इसके? डेंड्राइट्स, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट अराइजिंग फ्रॉम द सोलन पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड द डेंड्राइट। ये सोलन पार्ट होता है ना इसका, सूजा हुआ सा भाग, इससे ऊपर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और मिडल पार्ट ऑफ द सोलन विच आर, अच्छा ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये डेंड्राइट ही एक्वायर करेगा, समझ रहे हो। जब लाइट आपको क्या करेगी, आपको जैसे ये बोर्ड दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, लाइट ऐसे आ रही है और आपकी आँखों के तक जा रही है वो। अब आँख क्या कर रहा है, आँख का जो टिप ऑफ द डेंड्राइट है, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो टिप ऑफ द डेंड्राइट उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट पर आती है, वो केमिकल फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चलते 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 नर्व एंडिंग पहुंचेंगी। फिर नर्व एंडिंग क्या करेगा, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा, फिर वहाँ से फिर चलते चलते आगे इस तरह से इन्फॉर्मेशन पहुँचती जाती है, ठीक है। तो contain the cell body which contain the nucleus control the cell activities, dendrite which receive the signals from the other neurons, and axon a long fiber होता है that carry the message from cell and end of the terminal। और end of the terminal क्या होता है आपका? nerve ending, जहाँ से information pass from one neuron to the other neurons, ठीक है। आज आप यहीं तक करके समापन करते हैं। एक क्लास से आधी क्लास और लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी तो डिस्कस कराने हैं हमें इसके, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। अभी इस समय पर टेस्ट किसका है तुम्हारा?